हेलो स्टूडेंट्स, आई एम बी एल चौधरी, टीम बॉटनी CLC सीकर। तो आप हाँ बेटा, आपका स्वागत है लेक्चर नंबर 102 में। यस बेटा, तो टॉपिक आपका इकोलॉजी पारिस्थितिकी। और इकोलॉजी के जो प्रीवियस 2 लेक्चर मैंने आपको बताया बेटा, तो उसके अंदर जो बेसिक डेफिनेशंस, जो परिभाषाएं थी, कुछ टर्म्स थी जो आगे पूरी इकोलॉजी से रिलेटेड है। और फिर आप समझ सकते हैं बेटा कि अब जो आपका टॉपिक है यानी ऑर्गेनिज्म एनवायरनमेंट, जीव और पर्यावरण से, आपका जो 13 चैप्टर है NCERT का वो शुरू हो रहा है। तो देखिए बेटा कि अब अपन यहाँ से इस चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन यहाँ पर हेडिंग डालते हैं ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिज्म जीव, या बेटा अपन कह सकते हैं इसको इंडिविजुअल। इंडिविजुअल इंडिविजुअल वेस्टी, वेस्टी इंडिविजुअल। यस बेटा, तो देखिए अब अपना टॉपिक यहां से स्टार्ट होता है ऑर्गेनिज्म, जीव या इंडिविजुअल, अपन कहें वेस्टी। आपको बेटा मैंने शुरुआती अवस्था में ही, शुरू में ही आपको मैंने जब इकोलॉजिकल हायरार्की, जब पारिस्थितिक पदानुक्रम का अध्ययन करवाया, तो अपन ने जो संगठन के स्तर पढ़े पारिस्थितिकी में, तो उसमें सबसे बेसिक यूनिट आपको बताई थी, सबसे छोटी यूनिट आपको बताई थी जीव, इंडिविजुअल वेस्टी जो बताई थी मैंने। यस बेटा, तो उसी लाइन को अपन वापस लिखें जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप समझ रहे हैं कि बेसिक यूनिट ऑफ इकोलॉजी, बेसिक यूनिट ऑफ इकोलॉजी है ना बेटा, बेसिक यूनिट ऑफ इकोलॉजी, यानी अपन कहें कि पारिस्थितिकी की मूलभूत इकाई, पारिस्थितिकी मूलभूत इकाई, मूलभूत इकाई। यस बेटा, तो देखिए कि ये जो अपनी इकोलॉजी है, पारिस्थितिकी है, इसकी सबसे मूलभूत, सबसे छोटी, सबसे फंडामेंटल जो इकाई है वो है ऑर्गेनिज्म, जीव, इंडिविजुअल। यस बेटा, और अपन कहें बेटा कि जैविक स्तर पर अगर अपन एक इंडिविजुअल, एक सजीव के रेफरेंस में, एक जीव के रेफरेंस में उसके ऊपर जो पर्यावरण के जो प्रभाव होते हैं, बहुत पर्यावरणीय कारकों के जो प्रभाव होते हैं, उसके रेफरेंस में अगर अपन इकोलॉजिकल अध्ययन करें तो वो अपन कहते हैं फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी। यानी अपन कहें कि बेटा जैविक स्तर पर, ध्यान से सुनना, जैविक स्तर पर इकोलॉजी, जैविक स्तर पर इकोलॉजी, जैविक स्तर पर इकोलॉजी मूल रूप से फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी कहलाती है। फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी यानी कार्यकीय पारिस्थितिकी कहलाती है। यस बेटा, आपने कहा बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेटमेंट जो NCERT का बेटा, कि जैविक स्तर पर इकोलॉजी मूल रूप से फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी, कार्यकीय पारिस्थितिकी कहलाती है। यानी अपन कहें कि अनिवार्य रूप से जैविक स्तर पर जो इकोलॉजी है अनिवार्य रूप से कार्यकीय पहलू है। यस बेटा, देखो बड़ा आराम से, ये लाइन आपको क्या समझाना चाहती है कि अगर अपन एक इंडिविजुअल, एक अकेले जीव का पर्यावरण के संदर्भ में अध्ययन करें तो पर्यावरण के जो कारक हैं उस जीव की कार्य की क्रियाओं को प्रभावित करेंगे। महत्वपूर्ण रूप से जनन है, उसका जीवन यापन है, या शरीर के अंदर की महत्वपूर्ण जो कार्य की क्रियाएं हैं उनको प्रभावित करेंगे। तभी तो अपन ने कहा कि जैविक स्तर पर इकोलॉजी मूल रूप से फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी, कार्य की पारिस्थितिकी कहलाती है। अनिवार्य रूप से वो कार्य की पहलू है बेटा, अनिवार्य रूप से कार्य की पहलू है। जैसे बेटा अपन बात करें, एक एग्जाम्पल के साथ मैं आपको समझाता हूँ, और उस एग्जाम्पल में आपको लेता हूँ। जैसे बेटा कि पर्यावरणीय कारक,
और जो एनवायरमेंटल फैक्टर हैं, तो पर्यावरण के अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण कारक हैं वो है तापमान और जल। तो पर्यावरणीय कारकों जैसे तापमान यानी बेटा टेम्परेचर, तापमान व जल की मात्रा में बदलाव के साथ, जल की मात्रा में बदलाव, तो बेटा आप समझ सकते हैं कि पर्यावरणीय कारकों जैसे तापमान व जल की मात्रा में बदलाव के साथ एक पौधे की कार्य की क्रियाएं यानी बेटा फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज एक पौधे की कार्य की क्रियाएं प्रभावित होती हैं जैसे फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस और ट्रांसपायरेशन मतलब वाष्पोत्सर्जन, है कि नहीं बेटा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आपने 11th में जो प्लांट फिजियोलॉजी है, पादप कार्य की, वहां पर आपने पढ़ा है कि किसी आवास में कोई पौधा, जिस आवास में पौधा है, अगर उसी आवास में अगर अपन तापमान में बदलाव करें, टेम्परेचर में, तो आपको पता है कि टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन, वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ती है, लेकिन उसके लिए उपलब्ध जल की मात्रा भी होनी चाहिए। यस बेटा। और इसलिए अपने कह दिया कि पर्यावरणीय कारकों जैसे तापमान और जल की मात्रा में बदलाव के साथ साथ एक पौधे की कार्य की क्रियाएं, जो उसकी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज, सबसे प्रमुख कार्य की क्रियाएं हैं पौधे की, फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण और ट्रांसपिरेशन, ये प्रभावित होती है। बात को समझे, इनके ऊपर टेम्परेचर का और जल की मात्रा का प्रभाव होगा। यस बेटा। तो आप समझ सकते हैं कि जीव के शरीर के अंदर की कार्य की क्रियाओं पर पर्यावरणीय कारकों का प्रभाव ही फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी है, फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी। तो 100% बेटा आपका क्लियर हो गया। यस। या फिर देखो बेटा कि इसमें यह समझने की कोशिश की जाती है, मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बता दूं, इसमें यह समझने की कोशिश की जाती है बेटा, इसमें यह समझने की कोशिश की जाती है, इसमें यह समझने की कोशिश की जाती है बेटा कि भाई कैसे कोई भी एक सजीव है, वो अपन बात डा कि कैसे कोई भी एक सजीव अपनी उत्तरजीविता और अपने जनन के संदर्भ में अपने चारों ओर के पर्यावरण के प्रति अनुकूलित हो जाते हैं, है ना बेटा। इसमें यह समझने की कोशिश की जाती है कि कैसे एक सजीव अपनी उत्तरजीविता तथा जनन के लिए पर्यावरण के प्रति अनुकूलित हो जाते हैं, पर्यावरण के प्रति अनुकूलित हो जाते हैं, है ना बेटा। यानी कोई भी जीव जिस आवास में रहता है तो वहां वो अच्छे से आराम से अपना जीवन यापन कर सके, उत्तरजीविता कर सके और जनन जैसी महत्वपूर्ण कार्य कर सके, तो उनके लिए वो पर्यावरण के प्रति कैसे अनुकूलित हो जाते हैं, यानी उत्तरजीविता और जनन के संदर्भ में अपने चारों ओर के पर्यावरण के प्रति वो कैसे अनुकूलित हो जाते हैं। ये बात आप जानते हो कि इसी के द्वारा समझाई जाती है। यस बेटा। अब देखिए, तो मैंने आपको, अगर अपन जैविक स्तर पर इकोलॉजी पढ़ें तो फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी। यस बेटा, क्लियर है यहाँ तक, और बहुत इंपॉर्टेंट है, और एनसीईआरटी लाइन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए बेटा जी, अपन यहाँ बात करते हैं हैबिटेट की, कि आवास क्या होता है। हैबिटेट क्या होता है? आवास। यस बेटा। तो आवास जो होता है, हैबिटेट होता है, इसके बारे में अपन पढ़ते हैं।
बेटा आवास वह विशिष्ट स्थान है जहाँ सामान्यतः कोई जीव जीवन यापन करता है, वो रहता है ना बेटा। तो अपन कहते हैं कि आवास वह विशिष्ट स्थान है, आवास वह विशिष्ट स्थान है जहां कोई भी सजीव सामान्यतः निवास करता है या जीवन यापन करता है। यस बेटा, यानी इट रेफर्स ए स्पेसिफिक प्लेस वेयर ए स्पीसीज नॉर्मली लाइव, आराम से सामान्यतः रहती है, कंफर्टेबल यानी आरामदायक स्थिति के अंदर। तो बेटा वो क्या है? हैबिटेट, आवास है, जीवन यापन करता है। और अपन कहते हैं बेटा कि एक ही आवास में कई पादप व जंतु जातियां, एक ही आवास में कई पादप और जंतु जातियां उपस्थित हो सकती हैं, है ना बेटा, उपस्थित हो सकती है। क्लियर बेटा? अपन कहें कि मैनी प्लांट और एनिमल स्पीसीज, या अपन कहें मोर देन वन एनिमल और प्लांट स्पीसीज में लिव इन सेम हैबिटेट, यानी एक ही आवास में एक से अधिक पादप और जंतु जातियां उपस्थित हो सकती है बेटा। बात को समझे नहीं समझे? क्योंकि बेटा देखो आवास क्या है? आवास मतलब जो आवास वह स्थान है जो संपूर्ण जैविक समुदाय द्वारा अध्यासित रहता है ना बेटा। आवास वह स्थान है जो संपूर्ण जैविक समुदाय द्वारा अधिग्रहित रहता है ना, या अध्यासित रहता है ना बेटा। जैसे अपन एक छोटे से वन की बात करें, एक वन है, फॉरेस्ट वन है, तो वहाँ कुछ पादप जातियाँ भी हो सकती है, कुछ जंतु जातियाँ भी हो सकती है। यानी एक तरह से आपने कहा था ना कि भिन्न भिन्न जातियों का एक समूह होता है, तो आप समझ सकते हैं कि वो जैविक समुदाय को अधिग्रहित या अध्यासित करता है। बात को समझे? एक बायोटिक कम्युनिटी को ही वो प्रदर्शित करता है। सही बेटा? अब देखो कि उसके अंदर माइक्रो हैबिट भी होता है, सूक्ष्म आवास भी। एक तो ओवरऑल बड़ी रेंज होती है आवास की, फिर एक माइक्रो हैबिटेट मतलब एक विशिष्ट जलवायु जहाँ जीव रहता है। जैसे मान लो कि किसी जंगल के अंदर कुछ चूहे है, सांप है, लेकिन बिलों के अंदर रह रहे हो, तो माइक्रो हैबिटेट उसका क्या है? बिल है, क्योंकि वो उसकी जो औसत जलवायु से थोड़ा और भिन्न होगा, एक विशिष्ट प्लेस होगा। बात को समझे? तो ये आपका हो गया बेटा क्या? हैबिटेट। क्या हो गया बताओ? हैबिटेट, आवास हो गया। यस। अब मैं आपको बात बताऊं बेटा कि आवास की बात आपके सामने हो गई, और नेक्स्ट इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट एक टर्म यहीं पे अपन पढ़ लेते हैं कि जो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म मैं आपको यहाँ बताता हूँ कि जैसे बेटा कि आपने कहा कि आवास में एक से अधिक पादप और जंतु जातियाँ हो सकती है, यानी एक जैविक समुदाय द्वारा अध्यासित या अधिग्रहित हो सकता है। तो यहाँ पर आप देखें बेटा कि जैसे यहाँ ABCD कई स्पीसीज हैं जो नॉर्मली यहाँ रह रही हैं, और इनमें से कुछ पादप हैं और कुछ क्या हैं? जंतु हैं। बात को समझे? तो वो आप समझ रहे हैं कि एक समुदाय की तरह ही हो गया। बात को आप समझ रहे हैं बेटा? तो ये आपका क्या हो गया? हैबिटेट। क्लियर? अब नेक्स्ट देखो बेटा, इसके अंदर अपन एक सबसे इंपॉर्टेंट बात अपन देखते हैं, इकोलॉजिकल निक्के। इकोलॉजिकल निक्के क्या होता है? यानी बेटा पारिस्थितिक कर्मता या निकेत, ये क्या होता है बेटा? इकोलॉजिकल निक्के। तो अब अपन यहाँ पर स्टडी करेंगे अबाउट इकोलॉजिकल निक्के।
पारिस्थितिक कर्मता। यस बेटा। तो आप नेक्स्ट देखिए इसकी डेफिनेशन इकोलॉजिकल निके की। तो देखिए बेटा, इकोलॉजिकल निके, पारिस्थितिक कर्मता, इकोलॉजिकल निके क्या है? तो इकोलॉजिकल निके का कंसेप्ट किसने दिया? इकोलॉजिकल निके का जो कंसेप्ट बेटा, अवधारणा है, वो दिया गया जे ग्रीनेल। जे ग्रीनेल ने इकोलॉजिकल निके का कंसेप्ट दिया। यस बेटा। उसके बाद अपन कहते हैं बेटा कि देखो, किसी भी सजीव की, अपन डेफिनेशन यहां पर दें, किसी भी सजीव की पारिस्थितिक कर्मता, किसी भी सजीव की पारिस्थितिक कर्मता यानी जो इकोलॉजिकल निके है, इकोलॉजिकल निके उन दशाओं यानी कंडीशन, उन दशाओं की सीमा को निरूपित करता है जिन्हें यह सहन कर सकता है, जिन्हें ये सहन कर सकता है, तथा संसाधन जिनका यह उपयोग कर सकता है, उपयोग कर सकता है। यस बेटा। तथा पारितंत्र में इसकी क्रियात्मक भूमिका को, पारितंत्र में इसकी क्रियात्मक भूमिका को निरूपित करता है। बात को समझे बेटा? यानी कोई भी सजीव हो, किसी भी सजीव की जो पारिस्थितिक कर्मता है, इकोलॉजिकल निके, उन दशाओं की सीमा को निरूपित करता है जिन्हें ये सहन कर सकता है ना बेटा? यानी पर्यावरण के अजैव कारकों की वह सीमा जहां तक इसमें सहनशीलता होती है, सहिष्णुता की प्रास, सहिष्णुता की प्रास, जिन्हें ये सहन कर सकता है, तथा संसाधन जिनका ये उपयोग कर सकता है, और पारितंत्र में इसकी कार्यात्मक भूमिका को निरूपित करता है। यानी बेटा देखो, अपन इस फॉर्म में कहें कि भाई इकोलॉजिकल निके, इकोलॉजिकल निके, तो इकोलॉजिकल निके की बात करूं मैं, पारिस्थितिक कर्मता की बात करूं मैं, तो बेटा ध्यान दें, इकोलॉजिकल निके यानी फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा, पर्यावरण के अजैव कारक जो तापमान है, जल है या प्रकाश है, तो उनको ये कहाँ तक, ये उन कंडीशन को ये कहाँ तक उनमें ये टॉलरेट यानी कहाँ तक उनको सहन कर सकता है, रेंज ऑफ टॉलरेंस, रेंज ऑफ टॉलरेंस, सहिष्णुता की प्रास, सहिष्णुता की प्रास। यस बेटा। और रिसोर्सेज, संसाधन जिनको यूटिलाइज करता है, रिसोर्सेज इट यूटिलाइज, यानी किस प्रकार के संसाधनों का उपभोग करता है ये। यस बेटा। और इकोसिस्टम में इसका फंक्शनल रोल यानी इसकी कार्यात्मक भूमिका क्या है, बस यही किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा, जो कार्यात्मक भूमिका होती है वही मैंने ऊपर लिखा है, वही किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा, इकोलॉजिकल निके। बात को समझ रहे हो आप? किसको बेटा? इकोलॉजिकल निके। यानी उस इकोलॉजिकल सिस्टम में, उस इकोलॉजिकल सिस्टम में इसका फंक्शनल रोल, कार्यात्मक भूमिका क्या है, कार्यात्मक भूमिका क्या है। तो ये किसको दर्शाता है बेटा? ये बार बार मैं कह रहा हूं, इकोलॉजिकल निके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना बेटा? ये मैंने आपको बताया। अब देखिए बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो मैं लाइन लिखूंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट लिखूंगा कि प्रत्येक जाति की अलग अलग कर्मता होती है, प्रत्येक जाति की, प्रत्येक जाति की अलग अलग
है ना बेटा। बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं मैं कि प्रत्येक जाति की अलग अलग कर्मता होती है, चाहे वो एक ही आवास में रहे बेटा। एक ही आवास की दो जाति है तो भी लगभग अपन कहें कि अलग अलग कर्मता होती है। यानी अपन ऐसे कहें बेटा कि ईच स्पीसीज, प्रत्येक जाति, ईच स्पीसीज हैज ए डिस्टिंक्ट यानी पृथक निके, ईच स्पीसीज हैज ए डिस्टिंक्ट निके। यस बेटा, ये माना जाता है, यह माना जाता है, यह विश्वास किया जाता है, यह माना जाता है कि कोई भी दो जातियां एक ही आवास में ठीक समान निकेत ग्रहण नहीं कर सकती हैं, है ना बेटा। यानी एग्जैक्टली सेम, ठीक समान का मतलब क्या हुआ, एग्जैक्टली सेम। यानी बेटा ये माना जाता है, ये बिलीव किया जाता है, कोई भी दो जातियां जो एक ही आवास में रहती हैं ठीक समान निकेत ग्रहण नहीं कर सकती, अर्थात वे लंबे समय के लिए समान निकेत में नहीं रह सकती। बात को समझे। और बेटा आपको पता है ये जो वर्षावन है इनमें सबसे ज्यादा विविधता का कारण ये है कि विशिष्टीकरण, निक्के में विशिष्टीकरण, यानी प्रत्येक जाति ने अपना अपना विशिष्ट निक्के बना लिया, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है कि माना जाता है कि कोई भी दो जातियां एक ही आवास में ठीक समान निकेत ग्रहण नहीं कर सकती है, अर्थात वे समान निकेत में नहीं रह सकती है। बात को समझे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन होगी। और देखो मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा भी देता हूं, ये क्या है, फंक्शनल रोल क्या है, ये रिसोर्स यूटिलाइजेशन क्या है। ये तो यानी किसी भी आवास में किसी जाति का जो व्यवसायिक पता होता ना, व्यवसायिक उसका एड्रेस होता है, वही क्या है, निक्के है। वही क्या है बेटा, निक्के। जैसे आपने कह दिया कि भाई एक ये आवास है, और अभी अपने थोड़ी देर पहले कहा बेटा कि आवास एक जैविक समुदाय को रिप्रेजेंट करता है। मान लो कि हैबिटेट है, और अपने कहा था कि एक आवास में एक से अधिक पादप या जंतु जातियां रह सकती है। माना ये एक ए जाति है जो किससे रिलेटेड है, प्लांट से है, प्लांट है वो। ये बे जाति है जो अपन कहें मान लो कि हिरण है, और ये स जाति है जो अपन बात रखी जैसे मान लो कि अपन क्या करें, शेर है। अब सुनो, हो सकता है कि इनका आवास एक हो, लेकिन देखो निक्के अलग अलग कैसे। देखो ये प्लांट है, ये प्रोड्यूसर है, उत्पादक है। ये प्लांट क्या है बेटा, प्रोड्यूसर, उत्पादक। बात को समझे। तो जल और अकार्बनिक खनिज लवण लेगा, ये उत्पादक है। अब उत्पादक है तो जो जिन रिसोर्स की यूटिलाइज कर रहा है वो अलग तरह के हैं। प्रोड्यूसर उत्पादक है, प्रकाश संश्लेषी है। बात को समझे। और ये इसका फंक्शनल रोल है इकोसिस्टम में, इसका कार्यात्मक भूमिका क्या है, उत्पादक होना, प्रोड्यूसर होना। समझ रहे हो ना, प्रोड्यूसर होना। ठीक है। ये बेटा हिरण है जो 100% क्या है, शाकाहारी है, यानी ये हर्बिवोरस है। अब ये उपभोक्ता तो है लेकिन ये शाकाहारी है, तो ये शाक यानी पेड़ पौधों को खाता है, तो ये कंज्यूमर है लेकिन शाकाहारी है। समझ गए। तो ये इसका फंक्शनल रोल हो गया, शाकाहारिता होना। समझ गए। जबकि ये शेर क्या है बेटा, मांसाहारी है, मतलब कार्निवोरस है, कार्निवोरस। अब सुने, इनका आवास तो एक हो गया लेकिन इकोलॉजिकल निके अलग अलग हो गए ना, इकोलॉजिकल निके। बात को समझे। तो क्योंकि इन सबका फंक्शनल रोल, कार्यात्मक भूमिका, प्रोड्यूसर है, कंज्यूमर है लेकिन शाकाहारी है, मांसाहारी है ना। तो ये इनका फंक्शनल रोल, कार्यात्मक भूमिका अलग अलग होगी। कार्यात्मक भूमिका क्या होगी बेटा, अलग अलग। यस। तो ये बात होती है बेटा कि एक ही आवास में ये माना जाता है कि कोई दो जातियां वो एक ही आवास में ठीक समान निके ग्रहण नहीं कर सकती है, या फिर समान निकेत में नहीं रह सकती लंबे समय तक, क्योंकि उनमें आपस में स्पर्धा होगी, कंपटीशन होगा। आगे बताएंगे आपको जब कंपटीशन पढ़ाएंगे तो स्पर्धा होगी,
तो किसी एक दुर्बल को वहां से निष्कासित होना पड़ेगा। वहां से क्या होना पड़ेगा बेटा? निष्कासित। एक एग्जाम्पल मैं आपको और यहां दर्शा देता हूं, देखना, मैं आपको एक एग्जाम्पल और दर्शा देता हूं, उससे और आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, है ना बेटा? ध्यान से सुनना। जैसे आपके सामने एक ट्री है, पेड़ है, ध्यान से सुनना, एक विशालकाय वृक्ष है ना, विशालकाय वृक्ष। ये विशालकाय वृक्ष आपके सामने है, सही बेटा? अब देखो इस विशालकाय वृक्ष के ऊपर मैं आपको बताऊंगा कि इस विशालकाय वृक्ष के ऊपर पक्षी की जातियां हैं। अब ये आप जानते हो विशालकाय वृक्ष के ऊपर बर्ड, पक्षी, बर्ड स्पीसीज फर्स्ट और ये बर्ड स्पीसीज सेकंड। अब देखो बेटा, इन दोनों का सेम हैबिटेट है ना, सेम हैबिटेट, एक ही आवास है वृक्ष दोनों का, लेकिन देखना इन्होंने अपना डिस्टिंक्ट यानी पृथक पृथक निक्के कैसे किया। ये जो एक ही वृक्ष पे, विशालकाय वृक्ष पर पक्षियों की दो जातियां रह रही है, लेकिन ये जो बर्ड स्पीसीज फर्स्ट है, ये फर्स्ट है, ये बेटा इस वृक्ष के जब बीज, सीड या फ्रूट आ जाते हैं उनको खाती है। अब ये सीड या फ्रूट को खाएगी तो आप जानती है क्या होगी? हर्बीवोरस, मतलब शाकाहारी, शाकाहारी होगी ना। ये इसका फंक्शनल रोल हो गया, कार्यात्मक भूमिका होगी कि नहीं होगी? क्योंकि ये जिस प्रकार के संसाधनों को उपभोग कर रही है, सीड और फ्रूट, एक ही पेड़ पर रहा पक्षी, लेकिन वो बल मतलब बीज और फल खा रहा है। लेकिन देखो दूसरी बर्ड स्पीसीज जो क्या खा रही है? इस पौधे के ऊपर जो इंसेक्ट है ना, कीट को खा रही है, कीट को। अपन बेटा आगे पारितंत्र में पढ़ेंगे भी, आपने अगर छोटी क्लासों में सुना है तो तुम्हें पता है ये पौधा प्रोड्यूसर है, जिसका ट्रॉफिक लेवल क्या है? T1 ट्रॉफिक लेवल होता ना, पोषण स्तर उत्पादकों फर्स्ट। ये सीड फ्रूट खा रही है तो इसका ट्रॉफिक लेवल T2 हो गया, और ये इंसेक्ट खा रहा है, ये पक्षी इंसेक्ट खा रहा है, क्या हो गया? कार्निवोरस हो गया ना, कार्निवोरस, है ना। और ये T3 ट्रॉफिक लेवल में, तृतीय पोषण स्तर में। तो बताओ इसका इकोलॉजिकल निक्के क्या हो गया? डिफरेंट। तो आप जानते हैं बेटा कि इसका और इसका अपन कहेंगे डिस्टिंक्ट इकोलॉजिकल निक्के। डिस्टिंक्ट इकोलॉजिकल निक्के क्यों हुआ? क्योंकि बेटा ये अलग अलग प्रकार के संसाधनों को उपभोग कर रहे हैं, रिसोर्स को यूटिलाइज कर रहे हैं, और इनका फंक्शनल रोल प्रकृति में क्या है? अलग अलग है। बात को समझे? हैबिटेट सेम है लेकिन डिस्टिंक्ट इकोलॉजिकल निक्के। बात को समझ गए ना आप अच्छे से? बोलो बेटा यस। अब आप समझ सकते हैं कि इससे अगली डेफिनेशन क्या आती है। इससे अगली डेफिनेशन आती है बेटा, एक टर्म आती है जो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो इंपॉर्टेंट टर्म आपकी है इकोलॉजिकल इक्विवेलेंट्स। इकोलॉजिकल इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं? तो बेटा ध्यान से सुना, देखो मैं आपको समझाऊंगा इकोलॉजिकल इक्विवेलेंट। यस बेटा, देखो कि इकोलॉजिकल इक्विवेलेंट क्या होते हैं। इकोलॉजिकल इक्विवेलेंट क्या होते हैं बेटा? तो मैं आपको बताऊं बेटा, इनको अपन कहते हैं हिंदी के अंदर पारिस्थितिक तुल्यांक, इकोलॉजिकल इक्विवेलेंट। आपने कहा कि एक ही आवास में ठीक समान निकेत ग्रहण नहीं कर सकती है दो जातियां। तो अपन ऐसे कहें कि अपन कहें बेटा, यहां अपन एक लाइन कहें कि भाई भिन्न भिन्न भौगोलिक क्षेत्र यानी डिफरेंट जियोग्राफिकल एरिया, है ना बेटा। आपने क्या कहा? ध्यान से सुनना, भिन्न भिन्न भौगोलिक क्षेत्र से संबंधित दो जातियां एक समान निकेत ग्रहण कर सकती है। तो ये तो बेटा सही बात है
कि अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों में, डिफरेंट जियोग्राफिकल एरिया में दो जातियों का समान निकेत हो सकता है, वो एक समान निकेत ग्रहण कर सकती है, लेकिन उनका भौगोलिक क्षेत्र क्या होना चाहिए, अलग अलग। यानी जीव जो विभिन्न भौगोलिक क्षेत्र में विभिन्न भौगोलिक क्षेत्र संबंधित होते हैं वो समान निकेत ग्रहण कर सकते हैं, और इन्हें आप क्या कहोगे, इन्हें इकोलॉजिकल इक्विवेलेंट्स कहते हैं। इकोलॉजिकल इक्विवेलेंट्स आप कहते हैं, है ना बेटा। अगर अपन एग्जाम्पल की बात करें तो देखो मैं आपके सामने बात कर रहा हूं कि आर्कटिक जो आर्कटिक क्षेत्र है, नॉर्थ पोल, आर्कटिक फॉक्स, वहां जो लोमड़ी रहती है, आर्कटिक फॉक्स तथा अफ्रीकन जैकाल। अब दिमाग लगाओ कि इनका भौगोलिक क्षेत्र अलग अलग हो गया, ये पोल्स पे है, ध्रुव क्षेत्रों पे, पोल्स पे आर्कटिक फॉक्स, और ये अफ्रीकन जैकाल, ये दोनों का समान निकेत होता है, दोनों का समान निकेत होता है। समझ गए बेटा। अब ये तो वो बात हो गई, जैसे कि मैं आपको समझाऊं कि मान लो कि यहाँ एक वन है, यहाँ एक फॉरेस्ट है, ठीक है, या अपन कहें अपने इंडिया का एक फॉरेस्ट है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है इंडिया का। अब वहाँ मान लो कि कोई प्लांट है या फिर वहाँ पर कुछ शाकाहारी जीव है, शाकाहारी जीव, अब वो दूसरे कंट्री के जंगल में भी दूसरा शाकाहारी हो सकता है। तो आप समझ सकते हो कि अलग अलग भौगोलिक क्षेत्र में तो दो जातियां समान निकेत प्रदर्शित कर सकती हैं, रह सकती हैं, लेकिन एक ही आवास में दो जातियां ठीक एक एग्जैक्टली सेम निकेत नहीं रख सकती है, ठीक एक समान निकेत नहीं रख सकती है। बात को समझ गए आप, ये बात आपकी है बेटा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो मैंने टर्मिनोलॉजी करवा दी। अब अपन यहाँ स्टार्ट करेंगे बेटा कि किसी भी सजीव का आवास होता है ना, हैबिटेट होता है, उसके दो घटक होते हैं, एबायोटिक और बायोटिक फैक्टर। तो एबायोटिक और बायोटिक फैक्टर में क्या क्या इंक्लूड होते हैं उनको अपन समझाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट कि एक इंडिविजुअल पे, एक जीव पे अजैव कारक, जो महत्वपूर्ण अजैव कारक हैं, उन अजैव कारकों का उसके ऊपर प्रभाव क्या होता है, उसकी फिजियोलॉजी पर, उसकी कार्य की क्रियाओं पर, उसके बिहेवियर पर, है ना बेटा, रिप्रोडक्शन पर, इन सब पर। तो नेक्स्ट आप देखिए, हाँ तो आप देखिए बेटा, किसी भी सजीव, कोई भी ऑर्गेनिज्म है जहाँ पर भी वो रहता है, तो अपन कहते हैं कि किसी भी सजीव के आवास, इन हैबिटेट के दो घटक होते हैं, दो कंपोनेंट होते हैं बेटा, दो घटक होते हैं, है ना बेटा। चाहे कोई भी सजीव हो, चाहे वो पादप हो, चाहे जंतु हो, वो जहाँ भी सर्वाइव करता है, जहाँ भी वो जीवन यापन करता है या रिप्रोडक्शन जैसी महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं करता है, वो उसका आवास है, हैबिटेट है। तो किसी भी सजीव के आवास के अब देखो दो घटक होते हैं, है ना बेटा, दो घटक होते हैं। यानी अपन कहें बेटा कि हैबिटेट आवास, तो देखिए इसके अंदर दो कंपोनेंट मैं आपको बताता हूं, दो कंपोनेंट होते हैं। सबसे फर्स्ट आपके होते हैं एबायोटिक कंपोनेंट, अजैव घटक। जैसे अपन कहते हैं ना बेटा कि इस पृथ्वी के ऊपर दो ही चीजें आपकी, नॉन लिविंग और लिविंग, तो वैसे ये नॉन लिविंग यानी एबायोटिक कंपोनेंट, अजैव घटक। और दूसरे आप समझ सकते हो कि यहां अपन लें बायोटिक कंपोनेंट, यानी जीवीय घटक या अपन कहें बेटा जैव घटक। अब सुने, एबायोटिक जो कंपोनेंट होते हैं मैं आपको बताता हूं, मतलब अजैव पर्यावरण में मैं आपको बता दूं बेटा कारकों की तीन श्रेणी सम्मिलित है ना। अजैव पर्यावरण में कारकों की
3 श्रेणी सम्मिलित है। देखिए बेटा कि यहाँ इकोलॉजी में या जो अपन बात कि पूरे एबायोटिक फैक्टर को क्लियर करने के लिए अजैव पर्यावरण में कारकों की कितनी श्रेणी बताई गई है? 3 श्रेणी आपकी है। देखो बेटा यहाँ फर्स्ट जो कैटेगरी है वो आपके हैं क्लाइमेटिक फैक्टर। क्लाइमेटिक फैक्टर, क्लाइमेटिक फैक्टर या अपन कहें जलवायु कारक। यस बेटा। तो देखो मैं आपको पहले ही, अब देखो लेक्चर आपके बिल्कुल पहले और दूसरे लेक्चर से जुड़ेंगे, इसलिए बेटा आराम से सहमता रखा करें। कोई भी चीज़ को समझने से पहले थोड़ा आगे बढ़ें और फिर पीछे से उसको रिवाइज करके उसको लिंक करें, तो आपको मस्त समझ में आएगा। अगर आपको एनसीईआरटी क्लियर करना है, आपको अपनी एग्जाम में टॉप रैंक लेनी है तो क्लियर बेटा। तो पहले आपको होते हैं क्लाइमेटिक फैक्टर। पहले मैं आपको परिभाषा दे चुका कि जैसे वायुमंडलीय परिस्थिति होती है, उनके अंदर क्षणिक परिवर्तन, जैसे क्षणिक परिवर्तन होता है, अचानक बदलाव होता है, वो तो होता है मौसम। और अगर अपन उस वेदर का, मौसम का पूरे वर्ष भर का एक एवरेज मीन लें, एक माध्य या औसत लें, तो वो आपकी होती है जलवायु। और किसी भी क्षेत्र की वनस्पति को निर्धारित करने में जलवायु का महत्वपूर्ण योगदान है। अब देखो कि जलवायु कारक, तो अजैव पर्यावरण में कारकों की 3 श्रेणी सम्मिलित है, एनसीईआरटी कहती है। पहले आपके होते हैं क्लाइमेटिक फैक्टर, जलवायु कारक, और उसमें 3 महत्वपूर्ण जो जलवायु कारक यहाँ पे आते हैं जो बेटा बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और वो आपके हैं टेम्परेचर, तापमान, टेम्परेचर, दूसरा वाटर, और तीसरा आपका क्या? लाइट, प्रकाश। तो टेम्परेचर, वाटर और लाइट। फिर जो अगली श्रेणी यहाँ पे होती है ना बेटा, वो अगली श्रेणी आपकी होती है बेटा इडेफिक फैक्टर। एडेफिक फैक्टर यानी बेटा अपन कहते हैं मर्दीय कारक, मर्दीय कारक, इडेफिक फैक्टर बेटा। तो ये सब तो आपके समझ में आया, इडेफिक दे रखा है, और इंग्लिश और हिंदी एनसीईआरटी आप पढ़े इडेफिक फैक्टर, मर्दीय कारक। तो ये कारक क्या होते हैं? मर्दा से संबंधित, मर्दा से संबंधित कारक होते हैं, मर्दा से संबंधित कारक, ये आपके होते हैं इडेफिक फैक्टर, मर्दीय कारक बेटा। यस। और थर्ड यहाँ पर जो तीसरा श्रेणी है, वो तीसरी श्रेणी अपन बात रहा कि आपकी है जो बहुत महत्वपूर्ण है, यानी 1, 2 और तीसरी श्रेणी। और तीसरी श्रेणी आपकी है टोपोग्राफी, टोपोग्राफी, स्थलाकृति, है ना, स्थलाकृति, टोपोग्राफी, है ना बेटा। टोपोग्राफी ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बच्चे बहुत सारी इकोलॉजी पढ़ लेते हैं, इस शब्द का मतलब ही नहीं समझते। इंग्लिश एनसीईआरटी में आप देखना टोपोग्राफी, आपके जब अपन मृदा पढ़ेंगे तो वहाँ देखना स्थलाकृति। तो टोपोग्राफी क्या होती है? टोपोग्राफी होती है बेटा जैसे ढलान, ऊंचाई, है ना, मतलब ये बेटा अपन बात बेटा कि भौतिक कारक हैं, भौतिक कारक हैं जो जैसे पृथ्वी की सतह होती है ना, भौतिक कारक हैं जो जैसे ढलान, स्लोप होते हैं, ऊंचाई, एल्टीट्यूड जानते हो ना, एल्टीट्यूड, ऊंचाई, एल्टीट्यूड बताया था मैंने, उच्च तुंगता। तो ढलान, ऊंचाई से संबंधित होते हैं, है ना बेटा। यानी टोपोग्राफी फैक्टर फिजिकल फैक्टर हैं जो संबंधित होते हैं स्लोप या एल्टीट्यूड से, स्लोप या एल्टीट्यूड से संबंधित होते हैं। जैसे बेटा तुम जानते हो ना कि पृथ्वी की सतह हर जगह एक समान नहीं है, कहीं पर ऊंचाई है, कहीं पर समतल मैदान है, कहीं पहाड़ है ना, पठार है, ऐसे, है ना। या फिर अपन बात बेटा कि धरातल की सतह से संबंधित, धरातल की सतह से संबंधित अन्य भौतिक कारक, अन्य भौतिक कारक, ये आपके हो गए टोपोग्राफी। तो देखो बेटा कि अजैव पर्यावरण में कारकों की 3 श्रेणी सम्मिलित है, क्लाइमेटिक फैक्टर, इडेफिक फैक्टर और टोपोग्राफी। और आपने ऊपर कहा कि किसी भी सजीव के आवास के 2 घटक होते हैं, तो पहले अजैव, ये एबायोटिक कंपोनेंट सारे हो गए। अब अपन बात करते हैं बेटा बायोटिक कंपोनेंट। तो जो बायोटिक कंपोनेंट होते हैं, बात को समझें, एक लाइन कही जाती है कि भाई जो हैबिटेट होता है, आवास होता है, उसके अंदर आप जानते हो कि मतलब
एबायोटिक ही नहीं, साथ साथ में बायोटिक कंपोनेंट भी वो सम्मिलित करता है ना बेटा। यानी आवास अजैव के साथ साथ जीवीय घटक भी सम्मिलित करता है। अजैव के साथ साथ जीवीय घटक भी सम्मिलित करता है बेटा, जैव घटक भी सम्मिलित करता है। यस, यानी आप समझ सकते हो कि मतलब अपना बात बेटा कि किसी सजीव के लिए कोई अन्य सजीव, किसी एक सजीव के लिए दूसरा अन्य सजीव पैथोजन रोगजनक हो सकता है, कोई उसके लिए प्रीडेटर, जैसे किसी आवास में हिरण है और उसी आवास से शेर है, तो उसका प्रीडेटर परभक्षी हो सकता है ना। कंपिटिटर्स मतलब स्पर्धी हो सकता है। यस बेटा, तो पैथोजन हो सकता है, प्रीडेटर हो सकता है, कंपिटिटर स्पर्धी हो सकता है। साथ साथ में अपना बात बेटा कि जैसे सहजीवी सिम्बायोंट सहजीवी हो सकता है। बोलो बेटा। और ये जीवी घटक भी नियत तरीके से, कांस्टेंट नियत रूप से सजीव के ऊपर प्रभाव डालते हैं, ये भी उसको प्रभावित करते हैं। जैसे तुम नहीं पढ़ते हो क्या, जैविक समुदाय बताया था आपने आवास को, कि जो वहाँ विभिन्न प्रकार के पादप जंतु जातियां, तो वो आपस में अन्योन्य क्रियाएं करती है ना, आपस में भी वो अंतर्निर्भरता या अन्योन्य क्रियाएं करती है। तो पहले बेटा देखो, अपने एक इंडिविजुअल पे, एक सजीव पे, एक इंडिविजुअल पे अपने जो फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी का आता, तो उस पर अजैव कारकों का प्रभाव पड़ेंगे। यानी जो यहाँ पर आप 4 कारक भी बताएंगे, टेम्परेचर है, वाटर है, लाइट है और जो सोयल है, जो प्रमुख अजैव कारक होते हैं। तो पहले उन अजैव कारकों का उस सजीव के ऊपर प्रभाव क्या होता है, फिर उन अजैव कारकों के प्रति वो सजीव कैसी अन्योन्य क्रियाएं दर्शाता है, रेस्पॉन्स कैसा उनके प्रति वो प्रदर्शित करता है, और उसके बेसिस पे सजीव की श्रेणी कितनी होती है, ये पढ़ेंगे। फिर अपना आप जानते हो कि एक सजीव जनन करके अपना समूह बनाता है, पॉपुलेशन, समष्टि क्या होती है और समष्टि के गुण क्या होते हैं। ये सारा पढ़ने के बाद जब अपन जैविक समुदाय पे आएंगे, तो वहाँ तरह तरह की पॉपुलेशन, अलग अलग समष्टियाँ, तरह तरह की पॉपुलेशन होगी। तो वहाँ पॉपुलेशन इंटरेक्शन, समष्टि पारस्परिक क्रियाएं होगी, पॉपुलेशन इंटरेक्शंस होगी बेटा। अरे बोलो, पॉपुलेशन इंटरेक्शंस जानते हो ना, जो 2 जातियों के बीच इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शंस होंगी, तो उनका अध्ययन अपन इनके थ्रू अपन करेंगे, बायोटिक कंपोनेंट के थ्रू। लेकिन अपन पहले लेते हैं बेटा एबायोटिक कंपोनेंट। बात को समझ रहे हैं। और एबायोटिक कंपोनेंट में प्रमुख कौन से हैं, सबसे प्रमुख जिनका अपन अध्ययन करेंगे। यस, तो सबसे पहले अपन देखो बेटा लेते हैं यहाँ पर एबायोटिक कंपोनेंट। अब बेटा देखिए कि जो ये आपके अजैव कारक हैं, इन अजैव कारकों में से जो सबसे इंपॉर्टेंट हैं, यानी अपन कहें एक बात कि तापमान, जल, प्रकाश व मृदा, कुछ ऐसे महत्वपूर्ण घटक हैं, जो अपन बात करें बेटा कि ऐसे महत्वपूर्ण घटक हैं जो विभिन्न आवासों की भौतिक तथा रासायनिक दशाओं में अत्यधिक विभिन्नताएं उत्पन्न कर देते हैं बेटा, यानी बेटा ये तापमान, जल, प्रकाश, मृदा कुछ ऐसे महत्वपूर्ण घटक हैं जो विभिन्न आवासों की भौतिक और रासायनिक दशाओं में अत्यधिक विभिन्नताएं उत्पन्न कर देते हैं, मच वेरिएशन। यस बेटा,
ये की एबायोटिक, ये प्रमुख अजैव कारक हैं। ये बेटा आपको मैं कहूं कि इनको अपन कहते हैं की एबायोटिक, की एबायोटिक फैक्टर, की एबायोटिक फैक्टर। और आप समझ सकते हैं कि की एबायोटिक फैक्टर में जैसे फर्स्ट फैक्टर जो सबसे इंपॉर्टेंट अभी अपन बात करेंगे वो क्या है, टेम्परेचर, तापमान, टेम्परेचर। जो दूसरा आपका महत्वपूर्ण कारक है, जैसे अपन बात करें टेम्परेचर के बाद वो क्या है, वाटर, जल। और अपन कहें बेटा कि जो तीसरा महत्वपूर्ण कारक है लाइट, यस। और उसके बाद अपन बात करेंगे क्या, सोयल, सोयल, यस। ये तो ये इनको अपन कहते हैं की एबायोटिक फैक्टर, की एबायोटिक फैक्टर, यस। अब इनमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे महत्वपूर्ण है, वो अपन प्रारंभ करते हैं और वो है बेटा क्या, टेम्परेचर। क्या है बताओ, टेम्परेचर। तो आप आ जाइए टेम्परेचर पे। तो बेटा देखिए आपके सामने अब अपन सबसे एक महत्वपूर्ण अजैव कारक और उसका किसी सजीव की कार्य की क्रियाओं पर जैसे कोई प्रभाव होता है, तो आप समझ रहे हैं बेटा। अब देखिए बेटा टेम्परेचर, तापमान। तो टेम्परेचर के लिए अपन बात करेंगे तो आप समझ सकते हैं बेटा कि टेम्परेचर पारिस्थितिक रूप से सबसे महत्वपूर्ण अजैव कारक है। तो आप कहेंगे बेटा कि तापमान, तापमान पारिस्थितिक रूप से सबसे महत्वपूर्ण अजैव कारक है। यस बेटा, अपन कहें कि टेम्परेचर इज द मोस्ट इकोलॉजिकली रेलिवेंट एनवायरमेंटल फैक्टर। अपन कहें बेटा कि टेम्परेचर इज ए मोस्ट इकोलॉजिकली रेलेवेंट एनवायरमेंटल फैक्टर। ये बेटा एनसीईआरटी की फर्स्ट लाइन है, एनवायरमेंटल फैक्टर। यानी ये सबसे पारासंगिक पर्यावरणीय कारक है, पारासंगिक। यस बेटा, पारिस्थितिक रूप से ये सबसे पारासंगिक पर्यावरणीय कारक है। मोस्ट, ये रेलेवेंट, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन। यस बेटा, अब आप ध्यान दो बेटा कि देखो ये जो तापमान है, तापमान किसी भी पदार्थ की हॉटनेस या कोल्डनेस की डिग्री को बताता है। हॉटनेस या कोल्डनेस की डिग्री को ही तो बताता ना बेटा ये। भाई कोई भी पदार्थ कितना गर्म है या ठंडा है, बात को समझ रहे हो। और अपन कहें बेटा कि पृथ्वी पर तापमान जो औसत तापमान है, मैं ऐसे लिख दूं बेटा, पृथ्वी के ऊपर औसत तापमान ऋतु के अनुसार बदलता है, ऋतु के अनुसार बदलता है। अच्छा, और भी बात बता दूं बेटा, मैं एक लाइन ऐसे भी बता दूं आपको कि बेटा जो पृथ्वी के ऊपर औसत तापमान वो ऋतु के अनुसार बदलता है। इसके अलावा इस तापमान में परिवर्तन को और कौन प्रभावित करते हैं? तापमान में परिवर्तन को लैटिट्यूड, अक्षांश बताया था ना, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर, लैटिट्यूड, अक्षांश, एल्टीट्यूड, ऊंचाई, टोपोग्राफी अभी बताया था, स्थलाकृति कारक, और वेजिटेशन, वनस्पति, ये भी उस तापमान के परिवर्तन को प्रभावित करते हैं। फिर अपन कहते हैं बेटा बहुत इंपॉर्टेंट बात आपके सामने कि देखो पृथ्वी पर तापमान सब जीरो होता है, अवशून्य, शून्य से नीचे। तो पृथ्वी पर तापमान सब जीरो। अब कहां सब जीरो, कहां? पोल्स, जो ध्रुव प्रदेश हैं, पोल्स तथा ऊंचे पहाड़ों के शीर्ष, हाई एल्टीट्यूड। तो पृथ्वी पर तापमान सब जीरो से लेकर
ग्रीष्म ऋतु में उष्णकटिबंधीय मरुस्थलों में 50 डिग्री तक भी पाया जाता है। यानी जो डेजर्ट है ना, ट्रॉपिकल उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में जो डेजर्ट है, उनमें ग्रीष्म ऋतु में 50 डिग्री से ज्यादा तक भी पाया जा सकता है। तो 0 से लेकर, सब 0 से लेकर 50 डिग्री तक। बात को समझे। और फिर अपने एक बात कहेंगे बेटा कि ध्यान से सुनना, कुछ विशिष्ट आवास हैं, कुछ विशिष्ट आवासों जैसे कि थर्मल स्प्रिंग, जो गर्म झरने बताए थे आपको, थर्मल स्प्रिंग, वह डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट, यानी समुद्र में गहरे उष्ण जलीय क्षेत्र। तो कुछ विशिष्ट आवासों जैसे थर्मल स्प्रिंग व डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट में तापमान 100 डिग्री से भी अधिक, 100 डिग्री से भी अधिक हो सकता है। अब अपने दिमाग में बेटा यहाँ क्वेश्चन उठता है कि क्या ऐसे प्रतिकूल आवास में, ऐसे हर्ष हैबिटेट में क्या कोई जीवन संभव है या कोई सजीव जीवन यापन कर सकता है? हाँ, आप समझ सकते हो कि इन आवासों में आद्य जीवाणु आर्की बैक्टीरिया सफलतापूर्वक जीवन यापन कर सकते हैं। जैसे 11th में आपने कैटेगरी पढ़ी होगी ना आर्की बैक्टीरिया की, थर्मोएसिडोफिल्स। यस बेटा, क्यों? क्योंकि बेटा जो इन जीवाणुओं के जो कोशिकीय आवरण, जो सेल एनवलप हैं, कोशिकीय आवरण, स्पेशली आप जानते हो कि सेल वाल में अनुकूलन है, एडेप्टेशन है, क्योंकि वो जटिल पॉलीसैकेराइड की बनी होती है ना। और उनकी जो मेम्ब्रेन प्लाज्मा झिल्ली, मेम्ब्रेन में लिपिड ब्रांच्ड होता है, लिपिड शाखित होता है बेटा, ब्रांच मॉलिक्यूल होते हैं। इस कारण से आप जानते हो कि ये जो आद्य जीवाणु हैं, ये 100 डिग्री से ज्यादा इन कठिन आवासों में भी ये जीवन यापन कर सकते हैं, है ना बेटा। कोशिकीय आवरणों में अनुकूलन के कारण सेल वॉल जटिल पॉलीसैकेराइड की और मेम्ब्रेन लिपिड ब्रांच मॉलिक्यूल वहां पर होते हैं। बात को समझ रहे हैं आप बेटा? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बताई। अब देखो मैं आपको नेक्स्ट बात बताता हूं बेटा कि जो टेम्परेचर है, बहुत इंपॉर्टेंट बात, टेम्परेचर है ये क्यों सबसे महत्वपूर्ण एजेव कारक है और मोस्ट रेलिवेंट ये है, क्योंकि आप जानते हो कि ये जो टेम्परेचर है ना बेटा, टेम्परेचर, तापमान एंजाइमों की कार्यशीलता पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालता है ना। डायरेक्ट इफेक्ट्स ऑन वर्किंग ऑफ एंजाइम की कार्यशीलता पर ये डायरेक्ट प्रभाव डालता है। क्या बेटा? टेम्परेचर। आपको होता ना, बहुत न्यून तापमान होता तो एंजाइम क्रियाशील नहीं होते हैं और हाई टेम्परेचर पे एंजाइम विकृत हो जाते हैं। तो तापमान एंजाइमों की कार्यशीलता पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालता है। बात को समझे बेटा? क्लियर? यानी एंजाइम काइनेटिक्स को निर्धारित करता है। यस बेटा। अब देखो बेटा कि यह एंजाइमों के माध्यम से सजीव के आधारी उपापचय
आधारी उपापचय जो बेसल मेटाबॉलिज्म है बेटा, आधारी उपापचय जो अपना मेटाबॉलिज्म है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस है, तो ये एंजाइमों के माध्यम से आधारी उपापचय, बेसल मेटाबॉलिज्म, एक्टिविटी क्रियाशीलता और अन्य कारिकीय कार्यों को प्रभावित करता है। यस बेटा, इसलिए कहते हैं कि एंजाइम, इसलिए कहते हैं कि टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट एबायोटिक फैक्टर है बेटा, और अपने बेसल मेटाबॉलिज्म उपापचय को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है, क्योंकि उपापचय में एंजाइम सबसे ज़्यादा प्रयुक्त होते हैं, समझे ना। तो ज़्यादातर जीव जो होते हैं ना 0 डिग्री से लेकर 40 डिग्री पर, अधिकांश जीव 0 से 40 डिग्री पर जीवन यापन करते हैं। बात को समझे, जीवन यापन करते हैं। अब ये 100 डिग्री तक करते हैं तो फिर इनके अंदर विशेष अनुकूलन पाए जाते हैं। बोलो बेटा, एक एक लाइन, एक एक वर्ड क्लियर आपका एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। अब देखो अपन बात करते हैं कि अगर अपन, पहले मैं आपको जो समझा चुका हूं कि पृथ्वी के ऊपर अगर अपन इस प्रकार निम्न स्थानों की ओर जाएं, पृथ्वी को अपन, आपने भी एक शुरू में लाइन बोली ना कि तापमान में जो परिवर्तन उसके ऊपर अक्षांश का, लैटिट्यूड का, ऊंचाई का, एल्टीट्यूड का है, टोपोग्राफी का, इनका प्रभाव होता है। तो देखिए बेटा बहुत इंपॉर्टेंट कि यदि अपन पृथ्वी पर निम्न स्थानों की ओर जाएं तो क्रमिक रूप से तापमान घटता है, और ये बात मैं आपको पहले ही जो बेसिक है उसमें मैं आपको समझा चुका हूं, और देखो मैं इसके आपके सामने क्लियर भी करूंगा 100%। यस, इसलिए कहते हैं कि बेटा बहुत कंसंट्रेशन चाहिए, एनसीईआरटी हिंदी इंग्लिश दोनों की अच्छे से रीडिंग करें और परफेक्टली बेटा धीरे धीरे आराम से पढ़े, है ना। तो ध्यान दो, देखो कि पृथ्वी पर निम्न स्थानों की ओर जाने पर, निम्न स्थानों की ओर जाने पर तापमान में क्रमिक रूप से कमी होती है ना बेटा, ग्रेजुअली डिक्रीजेज। यानी बेटा पृथ्वी पर अपन निम्न स्थानों की ओर जाएं तो तापमान में क्रमिक रूप से कमी होती है। देखो कैसे, आप दिमाग लगाओ। पहला पॉइंट ये मैं लिखता हूं जो मैं आपको समझा चुका हूं, भूमध्य रेखा, मैंने आपको बताया था इक्वेटर, पहले ही समझा दिया। बोलो, भूमध्य रेखा से यदि आप किसकी ओर जाते हो, ध्रुवों की ओर, पोल्स की ओर, ध्रुवों की ओर, तो बोलो ग्रेजुअली धीरे धीरे टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है ना टेम्परेचर। बात को समझ रहे हो। अब भूमध्य रेखा को आप क्या कह सकते हो, सबसे लोवेस्ट, सबसे निम्नतम लैटिट्यूड, लैटिट्यूड मतलब निम्न अक्षांश, निम्न अक्षांश। तो बेटा आप जानते हो कि निम्न अक्षांश से, क्योंकि भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश है, तो निम्न अक्षांश से आप हाई एल्टीट्यूड, हाई लैटिट्यूड, हाई लैटिट्यूड, अगर आप निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश, बोलो समझा दिया ना पहले, उच्च अक्षांश की ओर जाते हो तो भी तापमान क्या होता है, घटता है। मैंने आपको बताया नहीं था कि जैसे ये ग्लोब की तरह पृथ्वी है, ये भूमध्य रेखा है 0 डिग्री अक्षांश, अब 0 से आप 20, 40, 60 और ये नॉर्थ पोल की ओर जाते हो, या ऐसे ही दक्षिण 20, 40, 60 और साउथ पोल की ओर जाते हो। तो भूमध्य रेखा से अगर आप ध्रुवों की ओर जाओगे तो टेम्परेचर क्या बताया था आपको मैंने, टेम्परेचर घटता हुआ बताया था। टेम्परेचर है, रेनफॉल है, या डाइवर्सिटी बता दिया था ना बेटा पहले ही। बोलो यस। तो ये लाइन आपकी क्लियर हुई कि भूमध्य रेखा से आप ध्रुवों की ओर जाते हो या फिर आप निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर जाते हो तो तापमान क्या होता है, घटता है। ऐसे ही नेक्स्ट, ये भी मैंने आपको बताया था बेटा, देखो कि आप समतल मैदानों से जो प्लेन एरिया हैं, समतल मैदानों से आप ऊंचे पहाड़ों के शीर्ष की ओर जाते हो, ऊंचे पहाड़ों के शीर्ष की ओर, तो सेम वही मिलता है बेटा, मैंने समान बताया था, धीरे धीरे तापमान घटता है। इसको आप ऐसे भी कह सकते हो कि लो एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड का मतलब होता है ऊंचाई, कम ऊंचाई, सही से आप हाई एल्टीट्यूड,
ज़्यादा ऊंचाई, और ज़्यादा ऊंचाई का मतलब है ऊंचे पहाड़ों के शीर्ष, ज़्यादा ऊंचाई पर जाते हो तो भी तापमान क्या होता है बेटा, घटता है। बोलो बेटा, तापमान क्या होता है, घटता है। बोलो। तो ये भी मैंने आपको बात बता दी, क्लियर है। अब देखिए बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूं, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो क्या बात है मैं आपके सामने क्लियर कर रहा हूं कि बेटा देखो, तापक्रम सहिष्णुता, तापक्रम की कितनी रेंज कोई जीव सहन कर सकता है, बताया था ना मैंने, रेंज ऑफ टॉलरेंस, रेंज ऑफ टॉलरेंस, तापमान की कितनी परास कोई सजीव सहन कर सकता है, उसके आधार पर सजीवों को 2 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। कितनी श्रेणियों में बांटा गया बेटा, 2 श्रेणियों में। और ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आप ध्यान रखना। तो अपने एक बात कहते हैं कि तापक्रम सहिष्णुता, है ना बेटा, टेम्परेचर टॉलरेंस, तापक्रम सहिष्णुता के आधार पर सजीवों को 2 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। यानी बेटा, कितनी परास तक तापमान को कोई सजीव सहन कर सकता है, उसके लिए, उसके आधार पर आप जानते हो सजीव को 2 श्रेणी आपने बनाई गई है। यहां जो फर्स्ट कैटेगरी है, फर्स्ट कैटेगरी वो मैं पहले बताता हूं, उसको आप कहते हो यूरीथर्मल, यूरीथर्मल, यस बेटा। इसको आप और क्या शब्द दे सकते हो, एंडोथर्मिक समतापी, एंडोथर्मिक भी दे सकते हो। इसके अलावा क्या शब्द दे सकते हो, होम्योथर्म्स, है ना, समस्तापी, होम्योथर्म्स। और इनको आप कहते हो गर्म रुधिर वाले, वार्म ब्लडेड, वार्म ब्लडेड, यस बेटा। यानी बेटा आप कह सकते हो इसको परथुजा, परथुजा तापी, समतापी, है ना, समस्तापन इनके अंदर होता है, समस्तापक, और गर्म रुधिरधारी। ये पहली कैटेगरी होगी, है ना बेटा। और देखो ये जो फर्स्ट कैटेगरी है, जो अपन बात करें कि आपके यूरीथर्मल हैं, यूरीथर्मल, तो आप समझ रहे हैं कि बेटा ये वो सजीव हैं जो यूरीथर्मल हैं, जो तापमान के एक विस्तृत प्रास, तापमान के एक विस्तृत प्रास में जीवन यापन कर सकते हैं, है ना बेटा। तो आप क्या कहोगे कि ये सजीव तापक्रम की एक विस्तृत प्रास में जीवन यापन कर सकते हैं। यानी बेटा आप कहते हो कि विस्तृत प्रास का मतलब हो गया वाइड रेंज ऑफ टॉलरेंस, वाइड रेंज ऑफ टॉलरेंस, है ना बेटा। तापक्रम की व्यापक प्रास में, मतलब निम्न टेम्परेचर 0 डिग्री से लेकर 40-50 डिग्री तक, मतलब तापक्रम के एक विस्तृत प्रास में आसानी से जीवन यापन कर सकते हैं। ये सजीव तापक्रम के एक विस्तृत प्रास में जीवन यापन कर सकते हैं, यानी वाइड रेंज ऑफ टॉलरेंस, है ना बेटा। और अर्थात अपन कहें, अर्थार्तीय, अर्थार्तीय सभी प्रकार के वातावरण में, सभी प्रकार के वातावरण में रहने के लिए सक्षम होते हैं, सभी प्रकार के वातावरण में रहने के लिए सक्षम होते हैं, आसानी से सर्वाइव कर सकते हैं बेटा। भूमध्य रेखा से लेकर इक्वेटर से लेकर दूरों तक ये पाए जा सकते हैं, है ना बेटा। लेकिन आप कहोगे कि कुछ ही सजीव, कुछ ही सजीव, कुछ ही सजीव यूरीथर्मल हैं, जैसे पक्षी और स्तनधारी, पक्षी व
स्तनधारी, यानी एवीज और मैमल्स, यही बेटा एक विस्तृत प्रास में जीवन यापन कर सकते हैं, पक्षी और स्तनधारी। एवं फ्यू मतलब बहुत कम के बराबर, फ्यू लोअर इनवर्टिब्रेट, निम्नतम अकशेरुकी, लोअर इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट की एक दो जातियां और। क्यों बेटा ऐसा ये क्यों कर सकती हैं? क्योंकि ये एंडोथर्मिक है, समतापी हैं। क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कि इनके शरीर का क्यों कर सकती हैं, क्योंकि इनके शरीर का जो आंतरिक तापमान है, आंतरिक पर्यावरण है, आंतरिक तापमान वह नियत रहता है, कांस्टेंट रहता है ना। वो बाहर के वातावरण के अकॉर्डिंग, सराउंडिंग एनवायरनमेंट बाहर के वातावरण के अकॉर्डिंग परिवर्तित नहीं होता, वो अंदर का इनका नियत रहता है। तो एक बड़ी रेंज में ये टॉलरेट कर सकते हैं, तापमान की एक बड़ी परास को ये सहन कर सकते हैं। तो ये आपके क्या कहलाते हैं? यूरिथर्मल। और एंडोथर्मिक आपने पढ़ा है, तो जब आपने एनिमल डाइवर्सिटी पढ़ी 11वीं क्लास के अंदर, तो आपने पिशीज पढ़ी असमतापी, एम्फीबिया रेप्टिलिया तक असमतापी, लेकिन एवीज और मैमिलिया क्या पढ़ा आपने? समतापी, क्योंकि इनमें समस्तापन पाया जाता है, होम्योथम्स, और ये गर्म रुधिरधारी हैं। क्या बेटा? गर्म रुधिरधारी। बात को समझे? क्योंकि इनके शरीर का आंतरिक तापमान नियत रहता है, किनका? यूरिथर्मल का, है ना बेटा। और आंतरिक तापमान नियत रहता है, तो तुम जानते हो कि एक बड़ी परास में ये टॉलरेट कर सकते हैं। एक आदि पादप जाति भी है, ट्राइडेंटा, जो एस्ट्रेसी कुल के सदस्य आपके हैं। बात को समझे बेटा, है ना। ये बात आपकी है, लेकिन मैन आपके हैं बर्ड और मैमल, बर्ड्स और मैमल, समझ गए। अब देखिए जो दूसरी कैटेगरी होती है, दूसरी कैटेगरी, वो बेटा दूसरी कैटेगरी आपकी होती है स्टेनोथर्मल। स्टेनोथर्मल तनुतापी, स्टेनोथर्मल बोलते हैं इनको, अपन बोलते हैं एक्टोथर्मिक, असमतापी, एक्टोथर्मिक। ये अपन इनको बोलते हैं बेटा क्या? पोइकिलोथम्स, पोइकिलोथम्स, है ना बेटा। यानी ये तनुतापी हैं, तनुतापी। ये अपन कहें कि असमतापी पोइकिलोथम्स आपके होते हैं। और बेटा आपको बता दूं ये वार्म ब्लडेड होते हैं, सॉरी ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं। जूलॉजी में पढ़ा ना आपने, शीत रुधिरधारी, कोल्ड ब्लडेड, है ना बेटा। तो फिर अपन एक बात कहेंगे इनके लिए कि जो स्टेनोथर्मल हैं, और स्टेनोथर्मल के लिए अपन एक बात कहेंगे बेटा कि इस पृथ्वी के अधिकांश सजीव, इस पृथ्वी के अधिकांश सजीव, इस पृथ्वी के अधिकांश सजीव तापमान की एक संकीर्ण प्रास में ही जीवन यापन कर सकते हैं। संकीर्ण प्रास में ही जीवन यापन कर सकते हैं। यानी बेटा अपन एक बात कहेंगे, नैरो रेंज ऑफ टॉलरेंस, बहुत संकीर्ण प्रास में, नैरो रेंज ऑफ टॉलरेंस, है ना बेटा। नैरो रेंज ऑफ टॉलरेंस मैं आपको बता दूं कि नैरो रेंज ऑफ टॉलरेंस में ही ये मतलब सरवाइव कर सकते हैं। भाई ऐसा क्यों कर सकते हैं? क्यों? क्योंकि देखो बेटा इनके शरीर का आंतरिक तापमान, इनके शरीर का आंतरिक तापमान नियत नहीं रहता है ना, कांस्टेंट नहीं रहता है, नियत नहीं रहता है। वह बाहरी वातावरण के अकॉर्डिंग, बाहरी वातावरण के अनुसार बदलता है। अब बेटा जानते हो कि बाहर के अनुसार अगर अंदर का बदले तो ये ज़्यादा रेंज में नहीं करेंगे, इनकी सहनशीलता कम होगी। ये थ्रू आउट ईयर, पूरे वर्ष भर, ये थ्रू आउट ईयर पूरे वर्ष भर कांस्टेंट टेम्परेचर में ही इनको, आपको एक बात बताऊं कि इनको पूरे वर्ष थ्रू आउट ईयर एक कांस्टेंट टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होगी, है ना। एक से मौसम में अगर ये टेम्परेट में है, शीतोष्ण, तो वहीं रहेंगे। अगर ये ट्रॉपिकल में, उष्ण कटिबंध में है, तो वहीं रहेंगे। बात को समझे? क्योंकि पूरे वर्ष भर इनको एक नियत तापमान की आवश्यकता होती है। थोड़ा बहुत बदलाव हो सकता है,
लेकिन ज़्यादा बदलाव को ये सहन नहीं कर पाएंगे। कौन? स्टेनोथर्मल, क्योंकि इनकी सहनशीलता कम होती है, नैरो रेंज ऑफ टॉलरेंस, नैरो रेंज ऑफ टॉलरेंस, है ना बेटा। और तुम जानते हो कि ऑलमोस्ट सभी, मीन ऑलमोस्ट ऑल प्लांट्स, सारे के सारे पादप, बात को समझे, और 99% एनिमल, 99% एनिमल यानी बर्ड्स और एवीज, एवीज और मैमल, पक्षी और स्तनधारी को छोड़ दो, बाकी 99% एनिमल, सारे एनिमल जो आपके हैं, चाहे वो कोडेटा हैं, पिसीज, एम्फीबिया हैं, और चाहे जो नॉन कोडेट हैं, तो वो 99% एनिमल आपके क्या है बेटा? स्टेनोथर्मल, स्टेनोथर्मल। तो ये दो कैटेगरी मैंने आपको बताई ना, बोलो बोलो बेटा। अब एक सबसे महत्वपूर्ण लाइन कि बेटा पृथ्वी के ऊपर जो सजीवों का वितरण है, भौगोलिक वितरण है, जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, चाहे वो अक्षांशीय प्रवणता के अनुसार हो, लैटिट्यूडिनल के अनुसार, और चाहे वो एल्टीट्यूड के अनुसार हो, पृथ्वी के ऊपर जीवों का भौगोलिक वितरण महत्वपूर्ण रूप से कौन निर्धारित करता है? तापमान। कौन निर्धारित करता है? तापमान। तो अपन वो लाइन अपन सबसे इंपॉर्टेंट बेटा पढ़ते हैं, यस। और नेक्स्ट जो इससे एक दो लाइन जो इंपॉर्टेंट इससे रह गई है, तो वो अपन देखते हैं बहुत इंपॉर्टेंट वे से। आप बेटा पहला अजैव कारक एनसीईआरटी की एक एक लाइन, एक एक शब्द आप पढ़ें, बात को समझ रहे हैं, यस। तो नेक्स्ट देखें, हाँ बेटा, तो देखो बहुत महत्वपूर्ण लाइन आपके सामने लिखता हूं कि इस पृथ्वी पर जीवों का भौगोलिक वितरण, जो जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन है बेटा, जीवों का भौगोलिक वितरण, उनकी तापक्रम सहिष्णुता, जो टेम्परेचर टॉलरेंस की रेंज है बेटा, उसी के आधार पर होता है। है ना बेटा। यहाँ पर बात करें कि तापमान जीवों के अक्षांशीय लैटिट्यूड और ऊंचाई एल्टीट्यूड दोनों ही वितरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इन्हें अपन कहें बेटा कि तापमान सजीवों के अक्षांशीय मैंने बताया था ना, लैटिट्यूड भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर, लैटिट्यूड अक्षांशीय, तथा तुंगता होता ऊंचाई, तुंगता अपन बोलेंगे एल्टीट्यूड, ऊंचाई, तुंगता एल्टीट्यूड हो गया बेटा, दोनों से ही संबंधित वितरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है बेटा, यस बेटा। जैसे बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आपके वहां दिए गए हैं जो आप समझेंगे, है ना बेटा। आपको पता है जैसे एग्जाम्पल आपके सामने दिए गए हैं कि जैसे आम का पेड़ है, मैंगो का ट्री, मैंगो ट्री। अब इस आम के पेड़ का जो आवास है वो है ट्रॉपिकल, या तो उष्णकटिबंधीय ट्रॉपिकल, या फिर सब ट्रॉपिकल उपोष्ण, थोड़ा ऊपर, है ना। सब ट्रॉपिकल मैंने बता दिया आपका ट्रॉपिकल रीजन क्या होता है, सब ट्रॉपिकल क्या होता है ना। तो आम का जो रियल में जो आवास है ट्रॉपिकल या सब ट्रॉपिकल, तो वहां लाइन लिख रही है एनसीईआरटी ने कि आम के पेड़ कभी भी जर्मनी व कनाडा जैसे देशों में नहीं उगाए जा सकते, देशों में नहीं उगाए जा सकते बेटा। क्यों नहीं उगाए जा सकते? या वहां लिख रखा है कि नॉट फाउंड इन जर्मनी और कनाडा लाइक कंट्री, क्योंकि ये बेटा टेम्परेट रीजन की कंट्री हैं, ये शीतोष्ण क्षेत्रों के देश हैं, बात को समझे। और वहां कभी कभी विंटर में इतना कम तापमान हो जाता है कि उसको ये सहन नहीं कर सकता, कौन? मैंगो ट्री। इसलिए मैंगो ट्री उष्णकटिबंधीय या उपोष्ण क्षेत्र में पाए जाते हैं। ये कभी भी वृद्धि नहीं कर सकते, उग नहीं सकते, कहाँ? जर्मनी और कनाडा जैसे शीतोष्ण देशों में। बोलो, हो गया? बहुत अच्छी लाइन है ना, बोलो। अब देखो सेकंड वहां पर दे रखा है, ये फर्स्ट एग्जांपल हो गया। सेकंड एग्जांपल बेटा वहां दे रखा बहुत इंपॉर्टेंट, कि जो स्नो लियोपार्ड हैं, स्नो लियोपार्ड,
ये तेंदुए होते हैं ना, मांसाहारी होते हैं, हिम तेंदुए, हिम तेंदुए। अब बताओ इन हिम तेंदुओं का आवास क्या होगा? पोल्स, ये ध्रुवों पर रहते हैं, ध्रुवों पर। अब वहां क्या कह रखा है कि ये जो हिम तेंदुए केरल के जंगलों में नहीं पाए जा सकते, केरल के जंगलों में नहीं पाए जा सकते। क्यों नहीं पाए जा सकते बेटा? कि केरल के जो जंगल हैं वो ट्रॉपिकल रीजन में आते हैं, उष्ण कटिबंध में, और वहां तापमान क्या होगा? ज्यादा आएगा, और उसको ये सहन नहीं कर पाएंगे स्नो लियोपार्ड। बात को समझे, है ना? तो केरल के जंगलों में नहीं पाए जा सकते हैं क्योंकि वो ट्रॉपिकल रीजन है। बोलो, बहुत इंपॉर्टेंट बात होगी ना। एक सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको इंग्लिश एनसीईआरटी से पढ़नी होगी, हिंदी में वो लाइन गलत लिख रखी है, वहां एक फिश दे रखी है बेटा, ट्यूना फिश, ट्यूना मछली। ये जो ट्यूना मछली है ना, ट्यूना मछली, ये बेटा अस्तिल मछली है, बोनी फिश, बोनी फिश है। और इसका जो आवास है ना वो है ट्रॉपिकल ओशियन, ट्रॉपिकल ओशियन। तो वहां एक स्टेटमेंट लिख रखा है एनसीईआरटी में कि ट्यूना फिश नेवर कैच, कभी नहीं पकड़ी जाएगी, नेवर कैच बियॉन्ड ट्रॉपिकल ओशियन। ट्रॉपिकल ओशियन से आगे, ट्रॉपिकल ओशियन से आगे क्या आएगी? टेम्परेट ओशियन। टेम्परेट ओशियन में, टेम्परेट ओशियन में ये न के बराबर, नेवर, सॉरी नेवर कोट, नेवर कैच। कहां? ये अब वहां लिख रखा है बेटा कि हिंदी में लिख रखा है कि शीतोष्ण जो है मतलब टेम्परेट लैटिट्यूड है ओशियंस, वहां कभी कभार पकड़ी जा, नहीं, ये ट्रॉपिकल ओशियन से आगे, बियॉन्ड ट्रॉपिकल ओशियन, ट्रॉपिकल ओशियन से आगे नेवर कॉट, कभी नहीं पकड़ी जा सकती है। मतलब बहुत रेयर केस में हो सकती है, बाकी साधारण तो वहां पर पकड़ी नहीं जा सकती है ट्यूना मछली। तो इसको आप इंग्लिश एनसीईआरटी की लाइन यहां पर देखें, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। इसलिए अपन कहते हैं कि इस पृथ्वी पर जीवों का भौगोलिक वितरण भी उनकी तापक्रम सहिष्णुता के आधार पर ही होता है, या तापमान सजीवों के अक्षांशीय हो, चाहे लैटिट्यूड हो और चाहे एल्टीट्यूड, दोनों से संबंधित वितरण में ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यस बेटा। अब देखो आजकल एक घटना हो रही है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग होती है बेटा, जो अगर आगे जाकर लास्ट चैप्टर जो होगा पर्यावरण मुद्दे, वहां पर अपन पढ़ेंगे। ग्रीन हाउस प्रभाव से उत्पन्न हो रही है ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक उष्णता, पृथ्वी का औसत तापमान बढ़ रहा है, समझ रहे हो? तो ग्लोबल वार्मिंग से स्टेनोथर्मल जीव सर्वाधिक प्रभावित होंगे, जीव सर्वाधिक प्रभावित होंगे। क्यों? क्योंकि बेटा ये जो स्टेनोथर्मल हैं, इनको पूरे वर्ष भर अपने चारों ओर एक नियत वातावरण चाहिए। अब ग्लोबल वार्मिंग से क्या हो रहा है? ट्रॉपिक्स की शिफ्टिंग हो रही है। ट्रॉपिक्स की शिफ्टिंग क्या बेटा? मैं आपको समझा दूं। ट्रॉपिक्स की शिफ्टिंग, जैसे आपने बिल्कुल भूमध्य रेखा के आसपास सबसे पहले कौन सा पढ़ा था? ट्रॉपिकल। तो ट्रॉपिकल जो उष्ण कटिबंध वो तो टेम्परेट में है ना, और टेम्परेट ऊंचाई के कारण पोल्स की ओर शिफ्ट हो रहे हैं। तो ट्रॉपिक्स की जो कटिबंध है, जलवायु कटिबंध, उनकी शिफ्टिंग हो रही है, और उनकी शिफ्टिंग हो रही है तो आप समझ रहे हो कि सबसे ज्यादा कौन प्रभावित होंगे? स्टेनोथर्मल। क्योंकि स्टेनोथर्मल जीवों को अभी अपन ने बताया था पहले कि वर्ष भर उनको एक कांस्टेंट टेम्परेचर रिक्वायरमेंट होती है। क्यों? क्योंकि वो नैरो रेंज में टॉलरेंट कर सकते हैं। बात को समझ रहे हो आप? अब बेटा देखो कि तापमान के आधार पर जो जलीय वातावरण होते हैं उनके अंदर भी थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन यानी तापमान के अनुसार ही, मैं आपको बता दूं कि कुछ थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन मतलब ताप के स्तर विन्यास, थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन पाए जाते हैं, है ना बेटा? जैसे मैं आपके सामने एक झील की बात करूं, तो बेटा देखो कि झील में, ये मान लो कि झील पानी से भरी हुई है, वो तभी झील है, हाँ है ना? तो मैं एक झील की बात करूं और उसमें मैं थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन, तापमान के स्तर विन्यास पढ़ूं, तापमान के स्तर विन्यास। तो सबसे पहले सतह की बात होगी। इस सतह को अपन कहेंगे एपी लिम्नियन।
तो बेटा देखो कि एपिलिमिनियन आपका होगा, यानी सबसे ऊपरी सतह होगी, वहां तापमान अच्छा होता है। फिर यहां देखो मध्य क्षेत्र आपका होगा हाइपोलिमिनियन, यानी धीरे धीरे तापमान गिरना स्टार्ट हो जाएगा। और ये पेंदे का क्षेत्र जो होगा, सॉरी ये आपका यहां पर होगा मेटालिमिनियन, मेटालिमिनियन, जहां धीरे धीरे तापमान गिरना स्टार्ट हो जाएगा। ये पेंदे का क्षेत्र होगा हाइपोलिमिनियन, लिमिनियन, जो तापमान से प्रभावित ही नहीं होता है, ये तापमान से प्रभावित नहीं होता है। तो ये एक झील का थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन है, तापमान स्तर विन्यास है, एपिलिमिनियन, मेटालिमिनियन और हाइपोलिमिनियन। कोई ज़्यादा आपको याद करने की जरूरत नहीं है। अच्छा सुनो, ऐसे ही देखो बेटा कि जो वनस्पति का वितरण होता है, ये अपन ने आपको भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बताया था, तो आपको जलवायु कटिबंध मैंने आपके सामने बताए थे, जलवायु कटिबंध। तो बेटा ध्यान से सुनना कि ऐसे देखो कि जो सजीव हैं, चाहे वो पादप हो या जंतु हो, वो टेम्परेचर के अनुसार, आपको मैंने बताया था ना क्षैतिज स्तर विन्यास, क्षैतिज स्तर विन्यास, तो बेटा वो तापमान के अनुसार चार टेम्परेचर ग्रुप में, 4 टेम्परेचर जोन में बटे होते हैं, जिनको आपने कहा था हॉरिजॉन्टल स्ट्रेटिफिकेशन, जो बताया था ना आपने क्षैतिज स्तर विन्यास बताया था बेटा। ये अपन कहेंगे जंतु या पादप तापमान के अनुसार 4 ग्रुप में बटे होते हैं। जैसे सबसे पहला ग्रुप होता है मेगाथर्म्स, मेगाथर्म्स, मेगाथर्म्स बेटा, है ना। तो आप समझ पा रहे हो कि जो मेगाथर्म्स होते हैं, मेगाथर्म्स आपको बता दूं मैं, तो मेगाथर्म्स कौन से होते हैं बेटा? महातापी, महातापी, जो वर्ष भर उच्च तापमान पर ही जीवन यापन करते हैं, वर्ष भर उच्च तापमान पर ही रहते हैं, पूरी वर्ष उच्च तापमान पे रहेंगे। जैसे भूमध्य रेखा के जस्ट पास ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, उष्णकटिबंधीय वर्षावन, मैंने आपको नहीं बताया था कि पूरे साल वहां एक सा तापमान, उच्च आर्द्रता बनी रहती है, तो ये मेगाथर्म्स हो गए। दूसरे आपके होते हैं बेटा मीजोथर्म्स, मीजोथर्म्स, ये आपके हो गए मीजोथर्म्स। ये अपन ऐसे कहें बेटा कि हल्की, बहुत ही माइल्ड विंटर, हल्की सर्दी व ग्रीष्म में उच्च तापमान। तो मैंने आपको ट्रॉपिकल से ऊपर क्या बताया था बताओ? सब ट्रॉपिकल, उपोषण, उपोषण होते हैं ना, सब ट्रॉपिकल। इन ट्रॉपिकल से आगे आपको क्या बताया था बेटा? सब ट्रॉपिकल। तो ये आपके क्या होते हैं? मध्यतापी, मीजोथर्म्स, है ना। तो जो बहुत ही हल्की सर्दी और गर्मियों में उस तापमान के प्रति अनुकूलित होते हैं, सब ट्रॉपिकल, तो ये आपके होते हैं मध्यतापी। ऐसे ही कैटेगरी बता रही है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ा सा याद आपको रखना है। फिर देखो बेटा आपकी तीसरी कैटेगरी होती है, वो आपकी होती है माइक्रोथर्म्स। माइक्रोथर्म्स होती है न्यूनतापी, न्यूनतापी। तो न्यूनतापी जो होते हैं, मैं आपको बता दूं, वो टेम्परेट, शीतोष्ण, है ना, कि मतलब समर में, ग्रीष्म में हल्का तापमान होगा, बाकी सर्दियों में न्यून ताप हो सकता है, न्यूनतापी, अत्यधिक न्यून ताप हो सकता है, माइक्रोथर्म्स। उसमें आपके जो टेम्परेट होते हैं ना, टेम्परेट में बता दूं शीतोष्ण, या फिर ऊपर की सीमा में कोनिफर्स, शंकुधारी मैंने बताए थे, शंकुधारी, यस बेटा। और इनकी जो लास्ट कैटेगरी होती है, लास्ट कैटेगरी जो 4 कैटेगरी होती है, वो मैं बता दूं आपको, वो आपकी होती है बेटा 4th कैटेगरी, अति न्यूनतापी, बहुत ही ज्यादा न्यूनताप। मैंने आपको बताया था अति, मैं आपको बता दूं हिकेस्टोथर्म्स, हिकेस्टोथर्म्स यानी अति न्यूनतापी, बहुत ही कम तापमान, है ना बेटा। तो देखो कि जहां अत्यधिक बर्फबारी होती है और तापमान बहुत डाउन में जा सकता है ना, जैसे आर्कटिक या एल्पाइन टुंड्रा,
आर्कटिक और एल्पाइन टुंड्रा जहां बर्फबारी होती है ना, बहुत ज्यादा बर्फ की मोटी परत जमी होती है, तो वो आपके होते हैं अति न्यूनतापीय क्षेत्र, जहां लाइकेन और मॉस हो सकता है, बाकी कुछ भी नहीं। अरे बोलो बेटा। तो ये 100% बेटा मैंने तापमान कराया। अब जो सेकंड अजेय कारक है वो है जल। तो बेटा देखो एनसीईआरटी को बिल्कुल एक एक शब्द से शब्द, एक एक लाइन से लाइन आप पढ़ें, तापमान पूरा पढ़ें, एक एक शब्द आपके समझ में आएगा, मेरी गारंटी है। कोई भी अपन बात रहे कि बेटा छोटा सा भी डाउट हो तो अपने डाउट काउंटर पर आप भेज दें, अच्छा पढ़ें। और कल अपन जल और प्रकाश और मृदा वो कराएंगे। फिर इन अजेय कारकों के प्रति किसी सजीव का रेस्पॉन्स, अनुक्रिया क्या होती है, उसके बेसिस पे आपको नियामक, रेगुलेटर या समरूपी दे रखे हैं। तो आगे की रीडिंग भी आप लगा के आए। थैंक यू वेरी मच।